नमस्कार दोस्तों, टेक्नीशियन तपन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, जब आप किसी प्राइवेट कंपनी में या इंडस्ट्रियल में काम करते हैं तो आपको एसी कॉन्ट्रैक्टर और डीसी कॉन्ट्रैक्टर देखने के लिए मिलता है। जो आपका एसी कॉन्ट्रैक्टर है इसमें AC1, AC2, AC3, AC4 क्यों लिखा हुआ रहता है, किस लिए लिखा हुआ रहता है, इसको लिखने का कारण क्या है और ये कहाँ पे उपयोग करना है और कौन सा तरीका से ये काम करेगा, एक एक पॉइंट के बारे में आपको नॉलेज बनाना है। जो आपका डीसी कॉन्ट्रैक्टर है, DC1, DC2, DC3, ये जब आप प्रैक्टिकल में काम करिएगा तो कॉन्ट्रैक्टर का नेम प्लेट को भी एक बार बारीकी से आपको पढ़ना है और बेटर तरीक़ा से आपको नॉलेज बना के रखना है। जब आप इंटरव्यू देने जाइएगा तो बेटर तरीक़ा से इंटरव्यू दे सकते हैं, चाहे कोई छोटा क्वेश्चन पूछे या बड़ा क्वेश्चन पूछे। तो इसमें जो आपको सबसे पहले इसका नॉलेज बनाना है कि ये कॉन्ट्रैक्टर का आखिर काम क्या है। मेरे हाथ में एक आपका कॉन्ट्रैक्टर है। जब आप प्रैक्टिकल में नॉलेज बनाइएगा, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ सेम तरीक़ा से आपको नॉलेज बनाना है। कॉन्ट्रैक्टर में क्या क्या लिखा हुआ है, जैसे L1, L2, L3, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, T1, T2, T3, टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3, इस टाइप से आपको बारीकी से नॉलेज बनाना है। कॉन्ट्रैक्टर को जब आप देखिएगा तो इसमें जो आपका कॉइल रहता है वो भी बारीकी से आपको देखना है कि इसमें AC सप्लाई देना है या DC सप्लाई देना है। कॉन्ट्रैक्टर के साइड में एक आपका नेम प्लेट दिया हुआ रहता है। इस नेम प्लेट को आपको बहुत अच्छा से पढ़ना है, तब आपको ये पता चलेगा ये पावर कॉन्ट्रैक्टर है या एक्जुलरी कॉन्ट्रैक्टर है। मेरे पास एक पावर कॉन्ट्रैक्टर भी है और एक एक्जुलरी कॉन्ट्रैक्टर भी है। जिस तरह से मैं आप लोगों को बताऊंगा, थोड़ा सा मेहनत करिएगा तो बेटर तरीक़ा से समझ सकते हैं। जो आपका कॉन्ट्रैक्टर है इसमें आपका लिखा हुआ है AC1 30 एम्पियर, यानी कि AC1 का तरीका से इसको अगर हम काम कराएंगे तो इसमें हम 30 एम्पियर तक लोड दे सकते हैं। और इसमें लिखा हुआ है AC3 16 एम्पियर। अगर AC3 का तरीका से काम कराएंगे तो 16 एम्पियर से हम ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। इसी को देखते ही आपको ये कॉन्फर्म पता चल जाता है कि ये जो AC1 है, AC2 है, AC3 है, AC4 है, ये कॉन्ट्रैक्टर का एक ड्यूटी साइकिल है जो मैं यहाँ पे लिख के रखा हूँ, अकॉर्डिंग टू ड्यूटी साइकिल। अभी मेरे हाथ में एक एक्जुलरी कॉन्ट्रैक्टर है, इसमें आपका लिखा हुआ है AC15। तो इसी को देख के ही आप बोल सकते हैं कि इसके बीच में और भी बहुत सारा कॉन्ट्रैक्टर है, उसका भी वीडियो कब आएगा। आज तो आप AC1 से लेकर 4 तक समझा दिए हैं और बेटर तरीके से समझ में भी आ रहा है। कब आएगा? जब आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, तब छोड़ के देखिएगा तो नॉलेज बनना बहुत मुश्किल है। और प्रैक्टिकल में क्या होता है इसके बारे में भी आपको नॉलेज बना के रखना है, तभी आप बेटर तरीक़े से इंटरव्यू दे सकते हैं। जो आपका एक्जुलरी कॉन्ट्रैक्टर होता है जिसमें सिर्फ NO और NC रहता है, ये जो आपका इंटरलॉकिंग है इसके लिए हम लोग उपयोग करते हैं। और काम किस तरह से करता है ना, इंटरलॉकिंग जिसके ऊपर दे रहे हैं उसी के हिसाब से ये काम करेगा। लेकिन इस पे जब आप मिला के देखिएगा साफ साफ लिखा हुआ रहता है कि ये पावर कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, ये एक्जुलरी कॉन्ट्रैक्टर है। तो इसमें आ जाता है दोस्तों, ये जो कॉन्ट्रैक्टर हम लिखे हैं ये कॉन्ट्रैक्टर का आखिर काम क्या है ना। जो आपका घर में एक 6 एम्पियर का पियानो स्विच है, जब आप एक बार ऑन करते हैं तो एक 100 वाट का बल्ब जलता है, या अभी के डेट में आपका LED लैम्प जलता है। जब आप स्विच को बंद कर देते हैं तो बल्ब आपका बंद हो जाता है। तो जब आप इंडस्ट्रियल का नॉलेज बना रहे हैं तो इंडस्ट्रियल टाइप का ही आपको सोचना पड़ेगा। अगर आपसे कोई पूछेगा कि कॉन्ट्रैक्टर का काम क्या है ना, इस तरह से आपको बताना है। कॉन्ट्रैक्टर का उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं ना, जहाँ पे आपका पावर सर्किट
या कंट्रोल सर्किट को बंद और चालू करने का काम करता है कौन? ये कॉन्टैक्टर। इस टाइप से और बेटर तरीका से आप बोल सकते हैं कि एक जो हमारा कॉन्टैक्टर है इसको हम लोग उपयोग कहाँ पे करते हैं? किसी भी पावर सर्किट या कंट्रोल सर्किट को बंद और चालू करने का काम करता है ये कॉन्टैक्टर, और ये कॉन्टैक्टर का यही काम है। अभी आ जाता है दोस्तों जो आपका AC1, AC2, AC3, AC4, इसका मतलब है आपको पता हो गया कि ये कॉन्ट्रैक्टर का ड्यूटी साइकिल है। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो चाहे आपका 8 घंटा का ड्यूटी हो या आपका 12 घंटा का ड्यूटी हो, आप किस तरह से ड्यूटी कर पाइएगा उसी के ऊपर निर्भर करता है। किसी का 8 घंटा का भी ड्यूटी होता है, किसी का 12 घंटे का भी ड्यूटी होता है। उसी तरह से आपका कॉन्ट्रैक्टर पे भी लिखा हुआ रहता है AC1 ये किस तरह से ड्यूटी कर पाएगा या AC4 किस तरह से ड्यूटी कर पाएगा। बहुत बेटर तरीका से आपको समझ में आना चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्टर का काम क्या है ये आपको मालूम हो गया। अभी कॉन्ट्रैक्टर में जो आप लोड देते हैं अलग अलग लोड होता है। अगर लोड का बात है तो इसमें आपका पावर का भी बात आ जाता है। और इससे पहले भी मैं आपको AC का फुल फॉर्म के बारे में भी बताया हूँ और DC का फुल फॉर्म का भी बताया हूँ, और पावर के बारे में जो बताया नहीं हूँ यहीं से आपका ऑनलाइन क्लास जो है मैं ऑलरेडी लाइव क्लास देता हूँ। जो टॉपिक के ऊपर ऑनलाइन क्लास देता हूँ उसी का वीडियो बनाकर मैं अपलोड करता हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पावर के बारे में ना, अगर कोई आपसे पूछेगा तो आप समझा सकते हैं एक्टिव, रिएक्टिव और एफरेट पावर के बारे में। और जो लोड है लोड के हिसाब से आ जाता है रेजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड और कैपेसिटिव लोड। तो यहाँ पे कौन सा हमारा रेजिस्टिव लोड है, कौन सा इंडक्टिव लोड है और कौन सा कैपेसिटिव लोड है यहाँ पे मैं मेंशन कर दिया हूँ। इसको अगर आप एक बार पढ़ लीजिएगा एक बार में ही आपका नॉलेज हो जाएगा कि जो आपका रेजिस्टिव लोड है 100 वाट का बल्ब हो या 1000 वाट का हैलोजन हो, कहीं भी जाके जब आपका हीट मतलब जब आप सप्लाई दीजिएगा तो क्या होगा, वो गर्म होगा। और या जो आप हीटर में अगर सप्लाई देते हैं तो धीरे धीरे हीटर गर्म होता है। इसको हम लोग कौन सा लोड बोलते हैं? रेजिस्टिव लोड बोलते हैं। और इंडक्टिव लोड कौन सा है ना, ये ट्रांसफार्मर है, मोटर है, चाहे मोटर आपका सिंगल फेज का हो या आपका 3 फेज का हो। और कैपेसिटिव लोड कौन सा है? जो आप इंडस्ट्रियल में काम कर रहे हैं तो आपको बहुत सा जगह में देखने के लिए मिलेगा कैपेसिटर बैंक लगा हुआ है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा कौन कौन सा पावर होता है, एक्टिव, रिएक्टिव, एफरेट पावर, कौन कौन सा लोड होता है, रेजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड और कैपेसिटिव लोड, इसके बाद आ जाता है कि जो आपका कॉन्ट्रैक्टर है कॉन्ट्रैक्टर का वर्किंग, मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्टर है ये किस तरह से काम करता है। कॉन्ट्रैक्टर के अंदर में एक आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल होता है। जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक कॉइल में हम लोग AC सप्लाई या DC सप्लाई देते हैं, उस टाइम ये जो कॉन्ट्रैक्टर का प्लंजर है एक बार अंदर खींचता है और जैसे ही सप्लाई बंद कर देते हैं तो ये क्या होता है, प्लंजर बाहर आ जाता है। यानी कि एक बार सर्किट को क्लोज करता है, एक बार सर्किट को ओपन करता है। एक बार जो ये कॉन्ट्रैक्टर है बंद होता है उस टाइम सर्किट ओपन रहता है, जब कॉन्ट्रैक्टर ऑन होता है तो सर्किट को क्लोज करता है। अभी थोड़ा देर पहले कॉन्ट्रैक्टर के बारे में इलेक्ट्रिकल भाषा में मैं आप लोग को समझाया हूँ। जिस तरह से समझाया कॉन्ट्रैक्टर के काम के बारे में आप गूगल में कितना भी पढ़ लीजिएगा, मैं जो बोला हूँ वही देखिएगा, सेम टू सेम आपका मैच हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आ जाता है टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, यानी कि कौन सा टाइप का कॉन्ट्रैक्टर है और ये किस तरह से हम लोग को पता चलेगा। तो ये जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ सीमेंस का कॉन्ट्रैक्टर है, इसको कौन सा टाइप बोलेंगे, 3TF32। इसी तरह बहुत सा कॉन्ट्रैक्टर आता है 3TF46, 47, 48, 49, 56, मतलब धीरे धीरे जितना हाई रेटिंग में आप जाइएगा तो उसमें जो टाइप है वो भी चेंज होता जाएगा। और उसमें जो करंट रेटिंग है जो मैं साइड में नेम प्लेट में पढ़ के बताया हूँ वो भी आपका चेंज होता रहेगा।
और इसको आप प्रैक्टिकल में मिला के भी देख सकते हैं। जो आपका ये एक्जुलरी कॉन्ट्रैक्टर है ये कौन सा टाइप का है ना, 3TH30। अगर एक पावर कॉन्ट्रैक्टर है और एक एक्जुलरी कॉन्ट्रैक्टर है, दोनों तो सेम टाइप का नहीं हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे वो भी आपका चेंज होता है। अगर 3TH30 होगा, इसका नाम जैसे ही आप सुनिएगा तुरंत पकड़ लीजिएगा कि ये हमारा एक्जुलरी कॉन्ट्रैक्टर है, जो आपका कंट्रोल सर्किट में इस्तेमाल होता है या उपयोग करते हैं। 3TF33, 3TF46 या 47, ये जितना सारा कॉन्ट्रैक्टर है इसका उपयोग हम लोग पावर सर्किट में करते हैं। यहाँ पे छोटा छोटा करके लिखा हुआ है कि AC1 का कॉन्ट्रैक्टर हम लोग कहाँ पे लगाएंगे ना, जो आपका रेजिस्टिव लोड है इस पे AC1 का कॉन्ट्रैक्टर लगाना है। यहाँ पे जो लिख दिया हूँ इसको देख के ही आप समझ गए हैं कि AC1 का कॉन्ट्रैक्टर का इस्तेमाल हमको कहाँ पे करना है। इसके बाद आ जाता है AC2 का कॉन्ट्रैक्टर, यानी कि जहाँ पे आपका टॉर्क का बात है, मतलब बहुत ज़्यादा टॉर्क का बात रहेगा, यहाँ पे आपको AC2 का बात करना है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है प्रैक्टिकल में EOT क्रेन। EOT क्रेन में टॉर्क के बारे में भी वीडियो बना के समझाया हूँ। AC3 का कॉन्ट्रैक्टर कहाँ पे लगाना है ना, एक बार कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो गया, वहाँ जो कॉन्ट्रैक्टर है 24 घंटा 48 घंटा तक कॉन्टिन्यू कॉन्ट्रैक्टर ऑन रहेगा, उस जगह में आपको AC3 का कॉन्ट्रैक्टर लगाना है। तो AC4 का कॉन्ट्रैक्टर कहाँ पे लगाएंगे, मैं आप लोगों को ऑलरेडी बताया हूँ, वीडियो बना के भी समझाया हूँ। एक आपका इंचिंग कनेक्शन होता है, एक आपका होल्डिंग कनेक्शन होता है। पुश बटन को जब तक दबा के रखते हैं तब तक आपका मोटर घूमता है, पुश बटन को जैसे ही छोड़ देते हैं तो मोटर आपका बंद हो जाता है। अगर इंचिंग में चलाना है तो आपको AC4 का कॉन्ट्रैक्टर लगाना पड़ेगा। और AC3 का आपको ऑलरेडी समझ में आ गया है कि जो आपका होल्डिंग यानी कि होल्डिंग सर्किट जो मैं समझाया हूँ, उसी में एक बार कॉन्ट्रैक्टर को ऑन कर देते हैं, 24 घंटा 48 घंटा कॉन्टिन्यू कॉन्ट्रैक्टर ऑन रहता है, दोबारा इसको आप बंद नहीं करते हैं। तो इसी के साथ साथ अभी आ जाता है जो आपका AC मोटर है, इसको हम किस तरह से समझेंगे और प्रैक्टिकल में क्या क्या मिलता है इसके बारे में नॉलेज बनाना जरूरी है। प्रैक्टिकल में आपको क्या मिलेगा जब आप EOT क्रेन में या स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर में या डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर में मिलाइएगा, तो ज़्यादातर इंडस्ट्रियल में आपको यही जो 4 टाइप का कॉन्ट्रैक्टर है देखने के लिए मिलेगा। सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा AC1 और AC3। AC1 और AC3 जो है, अगर आपके पास EOT क्रेन है या स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर है, उस पर भी जाकर आप मिला के देखिएगा। जो मैं वीडियो स्टार्ट किया था और ये जो AC1 30 एम्पियर के बारे में समझाया हूँ, एकदम सेम टू सेम आपका मैच हो जाएगा। जो आपका AC3 है 16 एम्पियर के बारे में समझाया हूँ, वो भी आपका मैच हो जाएगा। इंडस्ट्रियल में क्या होता है, बहुत सा जगह में ये आपको 4 टाइप का ही कॉन्ट्रैक्टर देखने के लिए मिलेगा, लेकिन कुछ कुछ जगह में आपको 2 टाइप का कॉन्ट्रैक्टर देखने के लिए मिलेगा। एक होता है आपका AC1 और दूसरा होता है AC3। तो अभी आपके अंदर में जो जो डाउट है वो क्लियर भी हो जाना चाहिए। फिर भी अगर आपके अंदर में कुछ डाउट है तो हमारे ये जो वीडियो है इसमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, इस पर भी आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, या ऑनलाइन क्लास ज्वाइनिंग करके भी जो आपके अंदर में डाउट है इसके बारे में भी आप पूछ सकते हैं। तो जो आपका वर्किंग प्रिंसिपल है AC1 से लेके AC4 के बारे में आपको समझ में आ गया। अभी लास्ट जो पॉइंट आ जाता है पार्ट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर के बारे में, और इसके बारे में भी बता दिया हूँ। तो ये जो आपका कॉन्ट्रैक्टर है, जैसे मैं 3TF 46 47 48 बताया हूँ, तो ये सीमेंस का मैं बताया हूँ। ABB का हो, L&T का हो, किसी भी कंपनी का आपका कॉन्ट्रैक्टर रहे, तो ये जो कॉन्ट्रैक्टर के अंदर में जितना सारा पार्ट्स है इसके बारे पे भी आपको नॉलेज बनाना है। कौन सा पार्ट्स का क्या नाम है, कौन आपका प्लंजर है, कौन फिक्स कॉन्टैक्ट है,
कौन मूविंग कॉन्टैक्ट है, कौन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉयल है, जब तक आप बारीकी से नॉलेज नहीं बनाइएगा इंटरव्यू में सही तरीक़ा से जवाब नहीं दे पाइएगा। इसीलिए मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूं, अगर आप अपना जो प्रैक्टिकल नॉलेज है बेटर तरीक़ा से बना के रखिएगा तो एक बार में ही आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाएगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।